बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। सुप्रीम कोर्ट में आज भी समाअत हुई है। मखदूम अली ख़ान साहब ने, रज़ा रब्बानी साहब ने, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने दलाइल दिए हैं। अब कल फिर समाअत होनी है जिसमें जो बाबर एवान साहब हैं, नईम बुखारी साहब हैं और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं, वो अपने दलाइल देंगे। अटॉर्नी जनरल साहब के भी दलाइल बाकी हैं। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा है कि ये बहैसियत अटॉर्नी जनरल उनका आखिरी केस है। इससे कबल भी उन्होंने कहा था कि इस वक्त मैं इस्तीफ़ा देना चाहता था, मगर इस वक्त जाना शायद ये होता कि मैं मैदान छोड़कर भाग गया। तो ये सूरत हाल है। एक तरफ हुकूमती सफ़ों की दलाइल की जो जंग है वो जारी है, अदालत की जानिब जो है वो सब की नज़रें लगी हुई हैं। इमरान खान साहब आज लाहौर तशरीफ़ ले गए और कहा कि बैरून मुल्क साजिश हुई और यहाँ जो है वो गद्दारों ने उस साजिश का साथ दिया। उसमें से बहुत सारे लोग ये जानते थे कि क्या साजिश हो रही है। साथ साथ वो मोटिवेट कर रहे हैं अपने लोगों को, कह रहे हैं कि वो इलेक्शन में जाएंगे। ख़ुद आज भी उन्होंने कहा है कि वो इस्लामाबाद में एक मकाम पर जो इज्तिमा हो रहा है उसमें शिरकत करेंगे। दूसरी तरफ जो निगरान हुकूमत का प्रोसेस है उसके लिए भी जो ख़त है वो लिख चुके हैं। समाअत भी जारी है, ये जो मामलात हैं ये भी जारी हैं। अपोजिशन का कहना यह है कि अगर उनके ख़िलाफ़ गद्दारी के कोई सबूत हैं तो पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, वो सबूत सामने लाएं और अगर वो गद्दार हैं तो उन्हें सज़ा दें। अब ये जो पूरा सिनेरियो बना है इससे पाकिस्तान के जो ख़ारजी ताल्लुकात हैं उस पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उस पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, और ये जो सूरत हाल है अगले आने वाले दिनों में किस तरह की डेवलप हो रही है। आज के प्रोग्राम में इसी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक़ वफाकी वज़ीर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब। मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शानदाना गुलजार साहिबा। कुछ ही देर में सूबाई वज़ीर शैला रज़ा साहिबा जो पीपल्स पार्टी की रहनुमा है वो भी हमें ज्वाइन करेंगी। पहले तो खुर्रम साहब, अब ये जो पूरा मंजरनामा, आज भी इमरान खान साहब ने लाहौर में कहा कि बैरून मुल्क साजिश हुई है और यहाँ गद्दारों ने उनका साथ दिया, तो वो तो इन प्रिंसिपल ये समझते हैं कि आप लोग गद्दार हैं और इस गद्दारी में शरीक है, यानी पाकिस्तान की तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं। जी, कौम को इमरान खान साहब के झूठ और यू टर्न की आदत तो हो गई है, लेकिन इस दफ़ा वो अपनी जो तमाम हदें हैं वो फलांग चुके हैं कि इंतहाई लग और मज़ाहका खेज इल्ज़ाम उन्होंने अपनी हुकूमत को दवाम देने के लिए चुना है कि 198 अरकान असम्बली जो हैं वो गद्दार हैं। उसका कोई सबूत नहीं है, उसके कोई शवाहिद नहीं है। वाहिद चीज़ एक सफारती मरासला है, और ये आपके नाजरीन को बताना ज़रूरी है कि वो किसी भी बैरूनी हुकूमत ने ख़त नहीं लिखा। हमारे सफ़ीर वाशिंगटन, जो वाशिंगटन में मुतय्यन है सफ़ीर साहब, उन्होंने अपनी एक गुफ्तगू जो उन्होंने असिस्टेंट अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू से की थी, उसके ऊपर एक मरासला लिखा जो कि रूटीन का मरासला था। उस मरासले को बुनियाद बनाकर अभी तक कोई भी सबूत इमरान खान साहब नहीं दे पाए। दो बातों के सबूत देने हैं उन्होंने। पहला, उन्होंने सबूत देना है कि जी अमेरिका कोई साजिश कर रहा है इमरान खान को गिराने के लिए। दूसरा, उन्होंने सबूत देना है जो उन्होंने इल्जाम लगाया, जो कि उससे भी ज्यादा मज़ाक़ा खेज और लग़्व है, कि पाकिस्तान की मुत्तहिदा अपोजिशन ने जो तहरीक अदम एतमाद पेश की है उसका अमरीकी मुबैना साजिश से कोई ताल्लुक है। दोनों, अब हम 27 तारीख को इमरान खान साहब ने ये ढोल बजाना शुरू किया था। अभी तक सिर्फ ढोल की आवाज है, इसमें कहीं सच, इसमें कोई सबूत, कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। ये वो इमरान खान है जो अपने 2014 के धरने के दौरान एक से ज्यादा दफा अमरीकी सफीर रिक ओल्सन होते थे उस जमाने में, उनसे मिले, गाला में मिले। कल अलीम खान साहब ने भी कहा कि मैं अमरीकी सफीर को इमरान खान के घर पर मिला था, तो वो कैसे डिनाई कर सकते हैं। तो ये सारी बातें जो एक ढकोसला बनाकर कौम को गुमराह किया जा रहा है, और इमरान खान साहब जो अब खुद उन अपने हुक्म के मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे, वो इस तरह सरकारी वसाइल का और सरकारी टीवी का बेदरेग और गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी सख्त तरीन मजम्मत होनी चाहिए।
लेकिन जो अहम सारी बात है तारिक साहब इस सारे मामले में, वो ये है कि इमरान खान के एमा पर 3 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर ने आइन से बगावत की है, और आइन से बगावत की माफी नहीं हो सकती, क्योंकि उस आइनी बगावत में जहां शिक 95 के ऊपर अमल दरामद होना था वो शामिल है। और फिर जब स्पीकर ने एक आइन शिकनी करके उसको तहरीक अदम एतमाद को गैर कानूनी करार दे दिया, तो इमरान खान साहब ने कहा जी मैंने अपना आइनी हक इस्तेमाल किया है पार्लियामान को तहलील करने का। सही। तारिक साहब, वजीर आजम को तहलील करने का हक इस बुनियाद पर दिया गया है कि उनके पास ऐवान की अक्सरियत होती है, वो तभी वजीर आजम। एक ऐसा वजीर आजम जिसके खिलाफ 198 अरकान असेंबली में मौजूद हो, पार्लियामान की अक्सरियत वादे तौर पर पाकिस्तान की कौम और दुनिया पर वादे हो, उसके पास तहलील करने का इख्तियार नहीं है। तो और कुछ हमारे दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि जी ठीक है अब इंतखाबात कॉल हो गए हैं तो आप इलेक्शन लड़ें। तो तारिक साहब, इलेक्शन लड़ने आइन के तहत, और वो आइन इस वक्त रद्दी की इमरानी टोकरी में पड़ा हुआ है। तो जब तक उस आइन को हमें ये तवक्को है कि अदलिया निकाल कर उसकी तौकीर बहाल नहीं करती, तो जो अगले आने वाले इंतखाबात हैं वो भी आइन शिकनी को दबाम देंगे, और आइन शिकनी को उस पर अपनी मोहर लगाकर आने वालों को ये इंकरेजमेंट देंगे कि तुम जो मर्जी कर गुजरो, अगर इंतखाबात हो जाए तो सब माफ है। शानदाना साहब, अब मामला ये है कि आज से 20-25 रोज़ कबल ये आप कहते थे कि इंतखाबात तो 2023 में ही होंगे, और अगर हिम्मत है तो तहरीक अदम एतमाद लाकर दिखाएं, वो अब ले आए हैं। तो अब आपने इन तमाम लोगों को एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी और गद्दारी की फहरिस्त में शामिल कर दिया, उधर ला के खड़ा कर दिया, और पोजीशन कहती है कि जी प्रूफ कोई है ही नहीं। जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है उसके बारे में भी यह है कि उसकी जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग हैं वो जारी नहीं हुए, इवन साइन नहीं हुए, और वहाँ जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उन्होंने इस किस्म के कोई एविडेंस नहीं दिए जिससे ये लगे कि ये कोई ऐसी साजिश है जिसमें अपोजिशन और इंटरनेशनल यानी अमेरिका उसके अंदर मुलविस है। तो ये आर्गूमेंट है दूसरी साइड के। जी शुक्रिया हाफिज साहब। एक तो सबको रमज़ान मुबारक, और आपके सवाल के जवाब में और कुछ जो खुरम दस्तगीर साहब ने बातें की हैं उनका मैं ज़रा आराम से जवाब देना चाहूँगी। ये कहानी शुरू होती है पिछले साल अगस्त में, जब तालिबान अफ़गानिस्तान पे पूरी उनकी हुकूमत कायम हो जाती है। आपको भी पता है, मुझे भी अच्छी तरह से पता है कि पिछले अगस्त 2021 से अमेरिका पाकिस्तान से नाराज़ था। हालांकि मेरे पास कम्युनिकेज हैं, मैं आपको वो दिखा दूंगी, और वो पुराने हैं तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। वो भी मुरासलात हैं 2003 और 2004 के, जर्मन और फ्रेंच एम्बेसडर्स के अमेरिका को और अपने ममालिक में, और हमारे साथ भी शेयर हुए थे कि जी आप तालिबानों से अमन कर लें क्योंकि अमेरिका ये जंग नहीं जीत सकती। इस बात को 18 साल हो गए हैं, वो मुरासलात अब निकल रहे हैं। अमेरिका अपना गुस्सा किसी पे तो निकालना था, ठीक है, समझ आ गई, वो ग्लोबल सुपर पावर है, वो चीन के साथ इसको कंपटीशन में है, वो BRI खत्म करना चाह रहे हैं, वो CPEC खत्म करना चाह रहे हैं। ये होता है, बड़ी बड़ी ताकतों में होता है, चीन भी बहुत कुछ कर रहा होगा। तो ये उसका बैकग्राउंड आ गया। अक्टूबर में ये कंस्पिरेसी हैच होती है, और माजरत के साथ प्रूफ हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना रोकती तो वो ख़त हम असेंबली में प्रेजेंट करते, और सुप्रीम कोर्ट में हमने एक केस दायर किया, लेटर गेट, उन्होंने भी हमें इजाज़त नहीं दी। उन्होंने आर्टिकल 69 का सहारा लिया कि हम पार्लियामान की अंदरूनी जितनी भी कार्रवाई है उसमें नहीं आ सकते, वरना प्रूफ लाना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। अब आ जाएं आप जनवरी फरवरी को, IB की रिपोर्टें हैं, और मैं भी उन लोगों में से हूँ जिसे एक फॉरेन एम्बेसी ने बुलाया था। मुझसे 3 लोग मिले थे और मुझसे सवालात पूछे गए थे। मुझे कोई ऑफर नहीं हुई थी, बट 1.5 घंटा मुझसे बात की गई और मुझसे पूछा गया कि मैं फजल रहमान के बारे में क्या सोचती हूँ, मैं नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या सोचती हूँ, मैं मरियम नवाज बीबी के बारे में क्या सोचती हूँ, इस बिलावल द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। मेरा आज रोज़ा है और मैं कुरान पे कसम कह के कह सकती हूँ कि मुझसे ये बातें हुई हैं। मैंने इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर को भी रिपोर्ट की थी, स्पीकर को भी, परवेज खटक को भी। इसके बाद मुझसे दोबारा राब्ता किया गया एक फेडरल मिनिस्ट्री के लिए, और ये पहली दफा नहीं है कि, और जिन लोगों ने किया वो अच्छे डिसेंट लोग हैं। अब पीपल्स पार्टी में भी, नून लीग में भी ऐसे लोग हैं जिनको इस मुरासले का भी पता नहीं था, इस स्कीम का भी पता नहीं था, इस कंस्पिरेसी का भी पता नहीं था। बहुत मुहिब्बुल वतन लोग हैं जो पाकिस्तान फर्स्ट मानते हैं।
उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि आप हमारे साथ आएं, आपकी महंगाई, आपकी हुकूमत वापस नहीं आएगी, आप लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ऐसे डजंट मैटर। मेरी हिस्ट्री इस पार्टी के साथ, मेरे वालिद उन 4 लोगों में से थे जिन्होंने खान साहब से ज़रबे अज़ब पे और धरने पे लड़ाई की थी, एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया था। फिर खान साहब ने उनको पार्टी में वापस बुलाया, बट उनकी डेथ हो गई इस दरमियान। मेरी हिस्ट्री और मेरी लॉयल्टी आप मत टेस्ट करें। हमने बुरे वक्त में भी खान साहब का साथ दिया, मेरे वालिद ने तब भी नहीं छोड़ा था खान साहब को, ऑल्दो उनसे डिसएग्रीमेंट कर रहे थे। अब आ जाए वो जो 20 लोग हमसे छोड़ के गए हैं। आप जब आइन के धज्जे उड़ाने की बात करते हैं, ये शर्मकुन बात नहीं है। मैं आपको 3 में से 2 खवातीन का बता सकती हूँ जो पीटीआई से गई हैं पीडीएम में, जिन्होंने पैसे लिए हैं। मुझे इतना भी पता है कि पैसे कहाँ लिए हैं, कब लिए हैं, कितने लिए हैं और किस तरीके से लिए हैं। उनमें से एक ने बिल्कुल नहीं लिए, उनको कुछ और कहा गया था। उनको ये पट्टी पढ़ाई गई थी कि इमरान खान इस मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं है, इस मुल्क का दुश्मन है। कुछ इनको वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाई गई थी और इमरान खान को मुल्क का गद्दार साबित करके इन लोगों ने उनको वरगलाया और हटाया। और इसमें सिर्फ बैरूनी हाथ नहीं था, अंदरूनी हाथ भी था। यानी 3 खवातीन अरकान असम्बली में से 2 ने पैसे लिए, आप ये कहती हैं, और एक जो है वो उनको रिकॉर्डिंग सुनवाई गई और इस वजह से वो चली गई। उनको गद्दारी का कहा गया कि इमरान खान गद्दार हैं। अच्छा, अब मैं अगर आज जो खुरम साहब ने बातें की थी कि आइन की धज्जियां उड़ाई गई, जब लोग फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं तो आइन की धज्जियां नहीं उड़ती हैं। जब लोग झूठ बोलते हैं, कुरान पर हाथ रख के, तो आइन की धज्जियां नहीं उड़ती हैं। जब लोग पाकिस्तान खिलाफ मुआहदे करते हैं, हो सकता है खुरम साहब को इसका कोई पता ना हो, मैं खुरम साहब की एक तरीके से असिस्टेंट रह चुकी हूँ, ये मेरे बॉस थे एज कॉमर्स मिनिस्टर, और मुझे इनकी हुब्बुल वतनी पे कोई शक नहीं है। और इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बात कही कि पीटीआई ने 199 या 198 या 175 लोगों को कंडेम नहीं किया, अक्यूज किया है उनकी लीडरशिप को। इस फर्क है इसमें, थोड़ा सा याद रखिए। बहुत सारे लोग हैं, और मैं, आप मेरे रिकॉर्ड निकाल ले पिछले 3.5 साल का, मैं जिस टीवी शो पे जाती रही हूँ मैंने बात कहा है, मेरे अपने फैमिली मेंबर्स पीपल पार्टी में बैठते हैं, एएनपी में बैठते हैं, और मुझे पता है कि वो किस किस्म के खानदानी लोग हैं, वो पैसों के लिए नहीं बिकते। तो ये कहना कि पूरी पार्टियां गद्दार हैं या तमाम लोग गद्दार हैं, नहीं। लेकिन क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक कंस्पिरेसी नहीं थी, ये एक ऑर्गेनिक अदम एतमाद नहीं था, ये बाहर से आया, बाहर। और ये पहली दफा नहीं है। आप नोम चॉम्स्की, हेनरी किसिंजर, आप कोई भी निकाल रहे किताब, मैं आपको, ये एडवर्ड स्नोडन जो है और जूलियन असांज, उनको विकीलीक्स में क्यों ये दुनिया के पीछे पड़ गई है? इससे हम बच्चे हैं, हमें नहीं पता, या हमने वाकई अमेरिका को सच दिखाना है और बाकी दुनिया को हम बेवकूफ, और हमें नहीं पता कि दुनिया में क्या होता है, कि रजीम चेंज क्या होती है, कि लैटिन अमेरिका में, ब्राजील में, चिले में, अर्जेंटीना में क्या हुआ। देखें, आप सूरज को अंगूठे से नहीं छुपा सकते। हाँ, हम आपस में बाहमी डिसएग्रीमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो सच है वो सच है। खुरम साहब, ये मैं इससे पहले कि शैला साहिबा की तरफ जाऊँ, मैं चाहूँगा कि आप ये रिस्पॉन्ड कर दें। जो शांदना साहिबा का, इनका आर्गूमेंट ये है कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी दुनिया भर में होती रही है मुख्तलिफ औकात में, कोई नई बात नहीं है। हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन आपकी लीडरशिप जो है वो उसमें किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व हो, और इसकी एक पीछे एक हिस्ट्री है जो बकौल शांदना साहिबा के कि अगस्त के बाद से अमेरिका हमसे नाराज़ है, तो ये सब कुछ हो रहा है। जी, पहली बात तो ये है कि आपके नाज़रीन को मालूम होना चाहिए कि अमेरिका की जितनी मदद इमरान खान की हुकूमत ने की है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। 2018 के मौसम ख़ज़ा में तालिबान की तमाम लीडरशिप जो पाकिस्तान की हिरासत में थी, वो इमरान खान की हुकूमत ने रिलीज़ की अमेरिका को सहूलत देने के लिए कि ताकि वो मुज़ाकरात शुरू हो सकें, जो बिलाखिर फरवरी 2020 में आकर जो तालिबान और अमेरिका का माहिदा हुआ, वो पाकिस्तान और इमरान हुकूमत की मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। ये वो इमरान खान है जो जिनकी खुशी डोनाल्ड ट्रंप के पहलू में बैठे हुए छुपाए ना छुपती थी, और जब वापस आए तो पूरी काबीना जो है हार लेकर खड़ी थी, और इमरान खान ने कहा कि मुझे ये लगता है कि मैं वर्ल्ड कप जीत कर आया हूं। ये और बात है कि 10 दिन के बाद मोदी ने कश्मीर पर अपना कब्जा जो है वो मजीद गहरा और सख्त कर दिया, और जो इमरान खान की डिप्लोमेसी थी वो नाकाम हुई। पाकिस्तान में जो हम कहते हैं जी कि खारजा पॉलिसी की तब्दीली, तो खारजा पॉलिसी की तब्दीली तो मुस्लिम लीग नून ने की थी जब 2014 में हमने रूस से दिफाई ताउन का पहला तारीखी मुआहिदा दस्तखत किया, जिसके नतीजे में आज भी पाकिस्तान और रूस की मुश्तरका जो जंगी मशकें हैं वो होती हैं। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तो मुस्लिम लीग नून ने तब्दील की ना, जब हमने सीपैक साइन किया 2015 में,
जिसके खिलाफ ये धरना 126 दिन बैठा रहा। उस वक्त सितंबर 2014 में विजिट नहीं हो सका शी जिनपिंग का, और फिर बिलाखिर अप्रैल 2015 में हुआ, दस्तखत हुए। और उसके बाद पाकिस्तान को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो रुकन बनाया है। तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तो जो तब्दील की है, जिसके खिलाफ अमेरिका परेशान और हैरान था कि जो सीपैक है उसके खिलाफ अमेरिका था। अमेरिका उस वक्त भी रूस के एक दौरे से नहीं बदलती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, दस्तखत करने से, मुआहदे दस्तखत करने से बनती है। अगर तो अमेरिका को किसी के खिलाफ होना चाहिए था, वो नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। इन्होंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके जरिए वो उनके खिलाफ हो। और अभी भी मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि किसी भी किस्म के कोई शवाहिद नहीं है जो अमेरिका की जो मुबैना साजिश है उसको तहरीक अदम एतमाद से जोड़े। इसीलिए हमारा चैलेंज है इमरान खान साहब को कि हमारे खिलाफ पर्चे दें, बताएं कौन लोग हैं, चले सारे नहीं है 180, जितने हैं उनके खिलाफ पर्चे दें जो है पाकिस्तान से गद्दारी के, और उस पर्चों के साथ वो सबूत भी लगाएं जिसकी बुनियाद पे इन्होंने पाकिस्तान के पार्लियामान को बेतौकीर किया है, डिप्टी स्पीकर को आइन शिकनी पर मजबूर किया है, और पाकिस्तान के 198 अरकान असेंबली जो हैं, तारिक साहब ये बात समझने की है कि वो जो 198 अरकान असेंबली है वो 1 दर्जन पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे हैं। और 2018 के जो इंतखाबात हुए थे, जिनको हम समझते हैं कि मशकूक थे, उसके बावजूद ये 198 मेंबरान 70% वोट की नुमाइंदगी कर रहे थे उस दिन खड़े हुए ऐवान में, जो 2018 में पाकिस्तान के अवाम ने दिया था। तो हर लिहाज से जो अखलाकी और आईनी जो ताकत है वो इस वक्त मुतहदा अपोजिशन के पास है। इमरान खान साहब के पास सिर्फ फाशिज्म है, झूठ है, बगैर सबूत के मुबैना साजिशें हैं। और इस वक्त अब जबकि वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे, पाकिस्तान की रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी ये मामला चूंकि अदालत में है, हमें अदालत से तवक्को है कि वो अदालत ये साबित करेगी कि नजरिया जरूरत नहीं, पाकिस्तान में नजरिया जमहूरियत लागू हो। शैला साहबा, ये अब खुर्रम साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुना आपने, इससे पहले शानदाना गुफ्तगू करनी थी। हुकूमत कहती है कि जी आप तो खुद डिमांड कर रहे थे इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, जब हम इलेक्शन में जा रहे हैं तो अब आप कहते हैं नहीं, असम्बली बहाल करो। अच्छा, पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगी कि कोई भी एमपीए खातून हो या मर्द हो, इतनी नन्ही काकी नहीं है कि उसको कहा जाए कि तुम ऐसी कर लो, फलाना तो गद्दार है तो उसके साथ आ जाएगा। सब समझदार है, सब देख रहे हैं। चौधरी सरवर का मुंह खुले या अलीम खान का या उसके बाद रात असद कैसर का, सबको मालूम है कि कारकर्दगी सिफर बटा सिफर है और उनके साथ अब नहीं रहा जा सकता। और ये जो तहरीक अदम इजाज़त है ये आइन का हिस्सा है और इसमें बाकायदा पार्टी लाइन क्रॉस करने वाले वो ज़हनी तौर पर तैयार होते हैं कि उन्हें डिलीट किया जा सकता है, तो वो गद्दार नहीं है। पहली बात तो ये है। सेकंड ये है कि जिन लोगों ने जो है पाकिस्तान के नजरिए, दो कौमी नजरिए के मुताबिक सिंध को मुंबई से अलग किया हो, जिस सूबे में जो है करारदाद पाकिस्तान को लेजिटिमाइज किया गया हो, जिस आइन के दुश्मन है, जिस 18वीं तरमीम के दुश्मन है, जिन लोगों ने की है, उनपे आप कहते हो कि गद्दार है। जरा सोचो अपने कद को और देखो अपने कद को, जबान को कंट्रोल करो। और फिर उन गद्दारों से ये कहते हो कि आओ हमारे साथ बैठ के केयर टेकर गवर्नमेंट बनाए। आप तो इतने मुंतकिम मिजाज हो कि अपने मुखालिफ को, आप ही की पार्टी का हो तो आप उसे बंद करा देते हो, आप ही की पार्टी का हो तो उसे जस्टिस वजी बना देते हो, आप ही की पार्टी का हो तो अकबर एस बाबर बना देते हो, आप ही की पार्टी हो तो फौजिया कसूरी बन जाती है वो, और आप ही की पार्टी का हो तो आप उसको कोई कसर नहीं छोड़ते। हाँ, जो आपकी लल्लू पत्तो करे, जो आपकी खुशामद करे, वो आजम सवाती आगे आगे आ जाता है, वो परवेज खटक जो है वो सर पे बैठता है, वो फवाद चौधरी दाएं खड़ा है, वो शहबाज गिल बाएं खड़ा है, वो अनवर मुईद सर के ऊपर खड़ा है, वो खालिद। ये कौन लोग हैं? इनका क्या ताल्लुक था पीटीआई? हमें आप बता रहे हो कि हम कौन है?
फिर अगर हाँ आप तो अपने मुखालिफ को पंखे निकलवा रहे हो, आप हुकूमत में नहीं आए थे इतने मुंतकिम मिजाज जो कि आप कहते थे कि मैं आऊंगा तो ये जेल में होंगे, पुलिस वालों तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भाई अब तो गद्दार गद्दार कह के आपने हमें बस बस हटा दिया। अब हमारे साथ आप मशावरत करेंगे। आप क्या समझते हैं आपका ये बयानिया चूरन बिकेगा? ये बिकने वाला नहीं है। आपके साथ तो आखिरी अशाइये में 140 और सुबह को असेंबली में 80 और 80 में से फिर एक कम हो गया 79 असद कैसर। आप क्या समझते हैं? आप कोई कह रहे हैं कि हम जो है अब आपको आपने जो कहा था हम इलेक्शन करा रहे हैं, तो आप जो अब करा रहे हैं ये गैर आईनी हरकत है। आपने एक गैर आईनी हरकत की और उसके बाद चाह रहे हैं कि एक और हरकत करके कि वो गलती तो हो गई, तो एक गलती के ऊपर एक गलती करना, उसको अब 2 गलतियां प्लस इक्वल टू राइट नहीं होगा। ठीक, तो सबसे दरख्वास्त है ये कि हमें अपनी दलीलें ना दे और हम जो है वो खड़े हुए हैं। हम हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहते हैं। हमने शानदार एक मार्च किया है। हम तो जब मार्च लेकर आ रहे थे तो आपसे कह रहे थे इस्तीफा दे दो, लेकिन आपको इज्जत रास नहीं थी। 25 तारीख को आप सुप्रीम कोर्ट में गए, जब एक दस्तावेजात दे देते कि जनाब हम इसलिए जो है ये इस मूव को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि ये कौमी सलामती का मामला है, आप इसको देखें। वहां से भी आप जो है वो हेड डाउन करके आ गए। फिर 161 मेंबर की मौजूदगी में एक्सेप्ट कर ली गई कि ये मोशन जो मूव की थी, उसके बाद आप एक बगल से खत निकाल के लहरा रहे हैं। यानी जिस दिन मूव के वो कहती हैं कि टेबल पे नहीं लाते, उसी वक्त ये कह देते हैं कि जनाब ये तो इसके अंदर साजिश की बू आ रही है। मैं एक वक्फा ले लूँ, वक्फे के बाद आके इसकी जो फॉरेन पॉलिसी पे असरात हैं और जो हमारी इकॉनमी पे असरात है उस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। खुर्रम दस्तगीर साहब, शैला रज़ा साहिबा, शांदाना साहिबा मेरे मेहमान हैं। शांदाना साहिबा ये फरमाइएगा कि जब हम बयानियाँ दे रहे हैं कि अमेरिका हमारे ख़िलाफ़ है और फिर यूरोप हमारे ख़िलाफ़ है, ये हमारी कहते हैं कि जी एक्सपोर्ट का मेजर हिस्सा या यूरोप के साथ है या अमेरिका के साथ है, हमारी डिपेंडेंसी उनके ऊपर है, IMF से लेके मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन तक, तो हम कैसे खड़े हो सकते हैं सिर्फ जज्बाती नारों के ऊपर कि जी ग़ुलामी कबूल नहीं है, ये नहीं हो सकता। ये हमारे ये जो इसके जो नेगेटिव असरात होंगे उसको हम कैसे सहेंगे? शुक्रिया तारिक साहब। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो कुछ खुर्रम दस्तगीर साहब ने और मैम शैला रज़ा ने थोड़ी बातें की, मैं पहले थोड़ी सी 1-2 उसकी ज़रा वजाहत कर दूं कि वो हकीकत भी मबनी नहीं है, उनका ओपिनियन ज़रूर हो सकता है और बिल्कुल होना चाहिए जमहूरियत। और फिर मैं आपके सवाल की तरफ आती हूँ। पहली बात यह है जी कि माजरत के साथ देखिए, हम भी इसी पार्लियामेंट लॉजेस में रहते हैं, इसी पार्लियामान में 3.5 साल से। ठीक है, कल के बच्चे हैं, नई नई सियासत सीखी है, लेकिन थोड़ा बहुत हम भी नज़र रखते हैं चीज़ों पे। मेरी वालदा मेरे साथ रहती हैं, हमें देखना होता है कि असेंबली में या लॉजेस में क्या हो रहा होता है। और जो सिंध हाउस में हुआ उसके तो आंखों देखा हाल है मेरे पास। किस साइज़ के बक्से आए, वो बक्से किस मटीरियल के बने हुए थे, उसमें नोट किस डिनोमिनेशन के थे, कौन सी करेंसी थी, वो सारी चीज़ें मैं बता, लेकिन वो मेरा काम नहीं है, वो वज़ीर आज़म का काम है। जब उन मुनहरिफ अरकान पे केस करना होगा वो सारे सबूत हम सुप्रीम कोर्ट को देंगे। यानी ये सबूत हैं आपके पास के बक्से आए और उसमें नोट थे? तो आपका क्या ख्याल है, इतना बड़ा इल्जाम कोई लगाएगा और फिर हमारे पास सबूत नहीं होगा? मैंने बता दिया आपको कि वो 3 में से 2 खवातीन ने पैसे लिए, 1 ने नहीं लिए। तो ये डिफरेंट लोगों पे डिफरेंट ट्रिक्स इस्तेमाल की गई थी। इस तरह मज़ारी साहब जो है, रियाज मज़ारी, वो कह रहे मैंने पैसे नहीं लिए, नूर आलम कह रहा है, डिफरेंट लोगों को डिफरेंट चीज़ें ऑफर हुई हैं। और वो जो माशाल्लाह राजा रियाज साहब, उन्होंने तो खुल के कह दिया कि जी मुझे तो नून की टिकट ऑफर हुई है, मैं पार्टी छोड़ूंगा और फिर जाऊंगा वहां से लड़के, तो उनकी तो आपको कोई तशरीह की जरूरत ही नहीं है। रही बात जो सुप्रीम कोर्ट में केस हो रहा है, जो ये कह रहे कि जी डेप्यूटी स्पीकर ने धज्जे उड़ा दी आईन की, हम इसलिए सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं। मेरा 3रा दिन है, मैं आज समाअत सुन रही हूँ और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि देखिए हमें कानून मत सिखाएं, आप अपने हमें प्रोपोजिशन बताएं कि ये हुआ क्या है। और आज जो प्रोपोजिशन सामने आई उनके सामने, वो उससे ज्यादा शायद जमहूरियत के लिए कोई भी खतरनाक चीज ना हो और पार्लियामान से। और वो ये था, मखदूम अली खान साहब जिनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत काबिल वकील हैं, उन्होंने एक प्रोपोजिशन प्रेजेंट किया और जो बेंच वहाँ बैठा हुआ है उन्होंने ये कहा कि सर आप हमें ये बता रहे हैं, एंड दिस इज फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, मैं खुद थी वहाँ पे, आप किसी भी बीट रिपोर्टर से पूछ लें, कि पहली बात तो ये कि पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट के मातहत है कुछ मामलों में, यानी अगर
प्रोसीजरल इलीगैलिटी में, इरेगुलरिटी की बात नहीं करनी, मैं आर्टिकल 69 की बात नहीं कर रही। अगर प्रोसीजरल इलीगैलिटी है तो वो असेंबली अपने रूल से सॉर्ट आउट नहीं कर सकती। आप कह रहे हैं कि उसका हक सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो मखदूम साहब ने बोला जी मेरी तो यही रीडिंग है। तो आगे से जस्टिस साहब बोलते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी कौन थे, कि फिर मुझे बताएं कि फिर पार्लियामान बना क्यों? अगर स्पीकर की हर रूलिंग पे हमने हक में फैसला देना है तो फिर आप अपने रूल्स क्यों बनाते हैं और पार्लियामान में आप बैठे क्यों हैं? बस फिर इधर ही आ जाए, हर चीज, हर सूबाई चीज भी आ जाएगी। और तीसरी बात जो खुर्रम दस्तगीर साहब ने बात की, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि जी कोई लिंक नहीं बनता, अगर कोई इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है उसका इस नो कॉन्फिडेंस मूव से कोई ताल्लुक नहीं है। तो माजूर के साथ मैंने तो पहले ही बता दिया कि हम तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इजाजत मांगी कि वो हम जो मुरासला है उसको शाया करना चाहते हैं, उन्होंने रोक दिया। हम सुप्रीम कोर्ट में भी की लेटर गेट के सिलसिले में उन्होंने भी मना कर दिया कि आप, और आज भी उमर अता बंदियाल साहब ने बात की, एक वकील को हिदायत दी कि काइंडली आज एक वकील की पीडीएम की तरफ से, तो उन्होंने शुरुआत की कि हम चाहते हैं कि सर्विसेज चीफ्स आए, हम सिर्फ कम्युनिके को नहीं मानते, हम चाहते हैं कि हमारे पास मिनट शेयर हो, वो मुरासला शेयर हो, और सर्विसेज चीफ्स खुद आए और ये बात कहें कि जी वाकई इस कनेक्शन है इस अदम एतमाद में और इन खतूत में। तो सबसे जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि जी आप ऐसे करें, आप जरा ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की किताब पढ़ लें, फिर आप ये आर्गुमेंट करें। लेकिन मुझे तो ये बहस करने की जरूरत नहीं, और ना इमरान खान को, ये तो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट करेगी, आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करेगी। अच्छा, जो मेरा सवाल था आपसे शांदना के फौरन उसमें मैं आपको 3 पॉइंट्स दे दूं। पहला पॉइंट ये कि जो आईएमएफ की झूठी खबर चलाई जा रही थी कि आईएमएफ ने सस्पेंड कर दिया प्रोग्राम, बिल्कुल झूठ। आईएमएफ की आज क्लैरिफिकेशन आ गई कि ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा, आप बिजनेस रिकॉर्ड उठा के देख लें कि योर ऑल इकोनॉमिक फिगर्स आर अप, आपकी कोई भी नुकसान नहीं हुआ पिछले 3-4 दिन में। जो ढंडोरा पीटा जाता है कि जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है, मुझे बताएं चीन में क्यों इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी नहीं होती? वहां तो जमहूरियत नहीं है। सिंगापुर में क्यों इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी नहीं होती? वहां पे भी जमहूरियत नहीं है। मसला ये है कि जिस मुल्क में चोर होते हैं, उच्चक्के होते हैं, झूठे होते हैं, मोरूसियत होती है, अपने बेटे अपनी बेटी के लिए अपने आगे। मैं आपसे आज चैलेंज करती हूँ कि मैंने उस दिन भी एक शो में कहा था कि अगर खुर्रम दस्तगीर साहब खड़े होते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए, मैं इनको वोट दूंगी, क्योंकि ये एक सच्चा आदमी है, ये मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। पर वो कभी होगा नहीं। एक शरीफ आएगा, दूसरा शरीफ आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा। तो माजरत के साथ ये जमहूरियत में नहीं बांधती जो खून से निकलती है। जमहूरियत वो होती है जो आवाम से निकलती है। शैला साहबा, मैं खुर्रम साहब असल में डिस्कनेक्ट हुए, तो मैं चाहूँगा कि आप इसका जवाब दे दें कि शांदना साहिबा कह रही हैं कि ना जो प्रोपेगेंडा ज़रूर किया जा रहा है कि इसके असरात नेगेटिव हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई नेगेटिव असरात मुरतब नहीं होंगे इसके। अच्छा, पहले तो मैं इनको ये बता दूं कि जुलाई से मार्च तक का तिजारती खसारा 35.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, और इनका पूरे साल माली साल के तिजारती खसारे का हदफ जो था 28.4 अरब डॉलर मुकर्रर था। ये आज के स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है। यानी हमारे पाकिस्तान का तिजारती खसारा 9 माह में 70.14% बढ़ गया है। ठीक है, स्टॉक मार्केट मंदी पड़ी है, सोना और डॉलर की आपने प्राइस बताई होंगी। एक तो मैं इनको ये सीधा सीधा बता रही हूँ, आज का अखबार उठा ले, अभी मुझे नई नई कह के जुटलाती रहे, टाइम तो गुजर ही जाएगा। सेकेंडली ये कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में ये बात आई थी कि ये ये इन पार्टीज के हेड गद्दार हैं, तो इमरान खान साहब चाहे चाहते या न चाहते फोर्सेस आगे बढ़ती और गद्दार को गिरफ्तार कर लेती हैं। अब तक कितने गद्दार आपसे पूछ के गिरफ्तार किए गए कराची पे एक ओ भाई, उसका इंतजार नहीं होता। उनसे आप ये नहीं कहते कि आए हमारे लिए वजीर आजम की मशावरत करें। गिरफ्तार, अभी कराची में इतना बड़ा एक दहशतगर्द मारा गया है, परसों अखबार में खबर लगी हुई थी, जो बहुत सारी कार्रवाइयों में मुलविस था। किसी को सदर से या किसी से पूछा गया? तो ये बातें ये किसी और मार्केट में बेचने का सौदा है। मुझे ये बताएं हाफिज साहब, क्या असेंबली के इजलास में गद्दारियों के फैसले होंगे? ठीक, क्यों नहीं लेके गए ये अदालत में? जब इन्हें 7 दिन से पता था तो इनको तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, जरदारी साहब को, शहबाज शरीफ साहब को और सबको, और फौरन गद्दारी का मुकदमा लगा देते और फिर बताते कि भाई इन्होंने ये किया है। जिस शख्स को, डोनाल्ड ट्रंप को आप अपने वहां की तकरीब में बुलाते, अंडर सेक्रेटरी को झुक झुक के घुटने तक सलामी देते और हमसे कह रहे हैं कि ऐसा था।
आप कहते थे कि ये मेरे बंदे ने हाथ खुल गए इनकी अदम एतमाद आने से, ये इनकी गर्दन। चले साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा खुरम साहब आप शानदाना की शायद बात सुन पाए हो। हाफिज साहब, एक छोटा सा प्लीज सवाल मैम से पूछना चाह रही हूँ आपकी तवज्जुह से। मैम मुझे ये बता दे कि हमारा, वो कह रही ना कि डेफिसिट हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट, तो उनसे ये भी पूछ लें कि आपकी एक्सपोर्ट्स कितनी बढ़ी हैं, तो उनको समझ आ जाएगी कि ये बहुत डेफिसिट क्यों आ रहा है। आपकी इम्पोर्ट्स बढ़ रही है तो आपका करंट, आपका ट्रेड डेफिसिट आएगा। आपकी इंपोर्ट्स आती हैं, इंपोर्ट्स आती हैं, उससे एक्सपोर्ट बढ़ती हैं। माजरत के साथ थोड़ा सा आपको वो साइड देखना पड़ेगा। चले मैं खुरम साहब, जब मैं तजारती हाफिज साहब, जब मैं तजारती खसारा बता रही हूँ तो मैडम को ये अर्ज कीजिए कि तजारती खसारे का मतलब ही यही होता है कि एक्सपोर्ट कम और इम्पोर्ट ज्यादा। ठीक। और ये मैं आज के अखबार की फिगर दे रही हूँ, मेरे पास सुबह मैं ऑफिस जा रही थी तो मैंने अपने पास रख लिया। ठीक। खुरम साहब, ये जो अब शानदाना का पॉइंट ये है कि प्रोपेगेंडा ज़्यादा हो रहा है कि इसके नतीजे में इनस्टेबिलिटी हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इकनॉमिक इंडिकेटर हैं वो ठीक हैं। कोई IMF ने क्लैरिफिकेशन दे दी है, हम कुछ नहीं कह रहे। तो कोई जो असरात हो रहे हैं, नेगेटिव असरात ख़ारजी सतह पर और माशी जो मुल्क की सूरत हाल है उस पर, इसके कोई मनफी असरात मुरतब नहीं होंगे। जी, उनको हक है, वो जिस तरह चाहें दादोशुमार को पढ़ लें, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए जो असल चीज इम्पोर्टेंट है वो तो खसारे का नंबर है ना, जिसकी वजह से अगर तजारती खसारा 9 माह में $36 अरब, 35.9 बिलियन डॉलर्स का खसारा है, तो पाक रूपी पे तो प्रेशर आएगा। और जब पाक रूपी पे प्रेशर आएगा उसका मतलब ये है कि हम दुनिया में तेल की कीमतें पहले ही बढ़ी हुई हैं। उसका मतलब है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है वो मजीद बढ़ती जाएगी। हमने कुकिंग ऑयल भी इंपोर्ट करना है, हमने तमाम POL भी इंपोर्ट करना है। तो असल जो कहानी है जो कि कंट्रोल में अदम एतमाद से पहले भी नहीं आ रही थी, अब भी नहीं आ रही, वो पाकिस्तान में मुस्तकिल गरीब, कुश और कातिल महंगाई है। तारिक साहब, पिछले 37 माह से पाकिस्तान में फूड इन्फ्लेशन 12.6% है। अभी 3 दिन पहले आपको मालूम होगा कि मार्च के नंबर्स भी आ गए। मार्च में भी हमारी ओवरऑल इन्फ्लेशन 13% थी। तो ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम है महंगाई को कंट्रोल करने में। ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम है बजट डेफिसिट कंट्रोल करने में। ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम है पाकिस्तान का जो डेट है, जो टोटल डेट एंड लायबिलिटीज है। अगर आपको याद होगा, इमरान खान साहब कहते होते थे 30,000 अरब, 30,000 अरब, वो बढ़ के 51,700 अरब हो गया। यानी पूरे 71 सालों में जितने कर्जे लिए गए उसका 70% सिर्फ इन 3.5 सालों में इन्होंने ले लिया है। तो पाकिस्तान की जो खराबी और तबाही है उसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है जो हमें कंफर्ट दे। एक्सपोर्ट बड़ी जरूर है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर एक्सपोर्ट के बढ़ाते बढ़ाते आपकी इंपोर्ट जो है वो पिछले साल से 70% बढ़ गई है, तो फिर मामला तो खराबी का है ना। हमने तो इकोनॉमी के ऊपर जो मीनिंगफुल चीज है वो तो बैलेंस है, और बैलेंस जो है वो 36 अरब का ट्रेड डेफिसिट हो गया। ठीक। अगली बात जो खारजा पॉलिसी की वो उतनी अहम है कि इमरान खान साहब ने अपनी मेगाफोन डिप्लोमेसी से, अपनी नालायकी से बैक वक्त सऊदी अरब नाराज, मलेशिया नाराज, अमेरिका नाराज, चाइना नाराज, पाकिस्तान के दोस्त हैरान परेशान, और पाकिस्तान के दुश्मन जो है आपको मालूम है खुशियां मना रहे हैं हिंदुस्तान में कि इमरान खान साहब ने तो हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी की तारीफ कर दी है कि जी कमाल खारजा पॉलिसी है अपने मुल्क के लोगों के फायदे में। हालांकि ये वो खारजा पॉलिसी है जिसके तहत हिंदुस्तान 1 लाख कश्मीरियों को कत्ल कर चुका है, हजारों कश्मीरी खवातीन की अस्मत दरी कर चुके हैं, उनके जो सोल्जर्स हैं वहां पोस्टेड हैं, और आज भी वो पूरा टॉर्चर, मिसिंग पर्सन्स, इज्तिमाई कब्रें, उनका सिलसिला जारी है। तो इमरान खान साहब ने जो कि बैक वक्त एक, मैं कहूंगा, ट्रिपल जेपर्डी के मुआशरत तबाह, खारजा पॉलिसी तबाह, और इन बिटवीन पाकिस्तान की जमहूरियत और पार्लियामान भी तबाह। जब आप तीनों चीजें तबाह कर देंगे आपके रहने का कोई जवाब नहीं। इसीलिए ऑपोजिशन ने सितंबर 2020 से जो सियासी दबाव डालना शुरू किया, हम इसे बहुत बड़ी कामयाबी समझते हैं
कि इमरान खान मजबूर हुए अपनी हुकूमत को तहलील करने पे। हम भी ये चाहते थे। वो तो उसकी खुशी मना रहे हैं खुर्रम साहब, वो तो खुश हो रहे हैं कि जी हमने हुकूमत, जश्न फतह मना रहे हैं, आतिशबाजी, मिठाइयाँ। देखें, ये जो है इमरान खान साहब की पार्टी जो है वो गालिबन कैलाश कबीले से मुतासिर है कि जब शादी हो तब भी नाचना है, जब मौत हो तब भी नाचना है। कि भाई आपकी हुकूमत, जिसको आप अभी चंद दिन पहले कहते थे 2023 में इंतखाबात होंगे, हमने मजबूर किया इस सियासी दबाव के जरिए कि इमरान खान ने 1 साल 5 महीने पहले अपनी हुकूमत अपने हाथों से खत्म कर दिया है। तो ये अपोजिशन की बहुत बड़ी कामयाबी है। ये और बात है कि आइन शिकनी हुई है, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि ये आइन शिकनी का तरीकेकार, एक ऐसा वजीर आजम जो पार्लियामान में अपनी अक्सरियत खो बैठा हो, उसको ये हक हासिल नहीं कि वो तहलील करे, वो एक आईनी और दूसरा मामला है। लेकिन अपोजिशन की बहुत ही बड़ी और फकीदुल मिसाल सियासी फतह हुई है कि हमने 17 माह पहले इमरान खान को मजबूर किया, पसपा किया कि वो खुद हुकूमत छोड़कर भाग गए। चले, मैं शानदाना, मैं ब्रेक के बाद आपका जवाब ले लेता हूं ताकि आप जरा सुकून से जवाब दीजिए। तो वक्फे के बाद आते हैं, प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। शानदाना साहिबा, खुर्रम दस्तगीर साहब, शैला साहिबा मेरे मेहमान हैं। शानदाना साहिबा, 1.5 साल पहले आपकी हुकूमत को घर भेज दिया, कामयाबी तो उनकी हुई, आप खुशी किस बात की मना रहे? यही तो मैं हैरान हूँ। आज कमर जमान कायरा साहब के साथ बैठे हुए थे सुप्रीम कोर्ट में कि मैंने कहा जी ये पहली दफा ऐसे हुआ है कि जो हुकूमत में थे वो खुश हैं कि वो हुकूमत बरतरफ हो गई है, और जो अपोजिशन में थे उनको गम है कि जी वापस लेके आओ। अब इशू क्या है, क्यों वापस आना चाह रहे हैं, खौफ किस चीज का है? आए ना इलेक्शन लड़े ना, खौफ मैं बताती हूँ किस चीज का है। ओवरसीज वोटर्स, जो आपके पाकिस्तान से बाहर लोग बैठे हैं, जो बाशऊर हैं, जो बातालीम हैं, जिन्होंने मजबूरी से मुल्क छोड़ा, इस मुल्क के चोरों से तंग आके यहाँ से भाग गए, अपने ज़राए माश, अपना खाना, ज़र मुबादला वहाँ खरीद के हमें यहाँ भेजते हैं बेचारे, वो उन लोगों ने, उनमें से 9 मिलियन लोग हैं, 90 लाख जो सिर्फ पीटीआई और इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये लोग वो रिवर्स करना चाहते, चल शायद वो रिवर्स कर दे। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है वाकई आइन की शिकनी हुई है तो आप उसको असेंबली को रिस्टोर कर दे, शायद ये कर भी लें, शायद ना करें। लेकिन इलेक्शन तो ये भी चाहते थे ना, तो ये क्यों पीछे हट गए हैं, हमें वो भी पता है। 2 जरूरी बात है। एक मैं आपको बताऊं, मुआशियात की जो इकोनॉमी की बात कर रहे थे, माजरत के साथ देखिए, इकोनॉमिस्ट जो मैगजीन है इंटरनेशनल, वो पीटीआई नहीं शाया करता, उसमें लिखा हुआ है, 2 डिफरेंट आर्टिकल्स आपके साथ भी शेयर कर लूंगी, खुर्रम साहब को भी भेज दूंगी। उनमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो कोविड में बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमीज थी अपने हालात के मुताबिक वो नंबर 3 पे पाकिस्तान थी, और जो कोविड परफॉर्मेंस की एक्सपोर्ट थी वो टॉप पे पाकिस्तान थी। तो माजरत के साथ जो आगे होगा वो देखी जाएगी, बट अभी तक वो हुआ नहीं जो कहा जा रहा है। और जो खारजा पॉलिसी की बात है, मैं आपको बताऊं, ये इतनी शर्म की बात है, मैं नाम नहीं लूंगी किस एम्बेसी के वो एम्बेसडर थे, और उन्होंने पकड़ के हमारे कुछ ऑपोजिशन मेंबर्स के वो चले गए एक खास हसास इदारे में, और उन्होंने शिकायत की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कि ये मोदी को हिटलर क्यों कहता है, क्योंकि जी हमारे लिए मोदी बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा ट्रेड पार्टनर है हमारा, तो काइंडली इमरान खान से कहें कि उसको हिटलर ना कहे। तो ये जो कहता है कि वो क्या कहते हैं, मोदी का जो यार है गद्दार है, वो हमने नहीं कहा था, वो पीपल्स पार्टी ने नून लीग के बारे में कहा था, हमें क्यों इसमें घसीटते हैं? जस्ट टू टेल यू, ये सारी हवाई बातें हैं, हवाई फायरिंग हो रही है, अदालत को डिसाइड करने दे, जो होगा वो हम कबूल करेंगे इंशाल्लाह। खुर्रम साहब, इस पे भी जरा मैं शैला साहिबा की तरफ जाऊं कि ये जो अमेरिका और यूरोप को कहना है, इसके नेगेटिव असरात आप देख रहे हैं आगे पाकिस्तान के लिए? अपनी सियासी आग जो है उसमें खारजा पॉलिसी की बलि चढ़ा देंगे तो असरात होंगे। जब आप जो है, हमें अच्छी तरह मालूम है कि हम एक छोटा मुल्क है जिसके साथ एक बहुत बड़ा मुल्क हिंदुस्तान हमारा दुश्मन मौजूद है, और हम नाकाम हुए इमरान खान की वजह से कि हमने यूक्रेन की सॉवरेंटी की, उसके हक में बात नहीं की। मैं हैरान हूं वैसे कि जो काम इमरान खान नहीं कर सके वो आर्मी चीफ को करना पड़ गया इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में, कि भाई हम तो अपनी सॉवरेंटी का दिफा चाहते हैं एक बड़े दुश्मन के खिलाफ, तो हमें तो यूक्रेन के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन हम नहीं खड़े हुए। क्योंकि क्या हुआ है, हुआ ये है कि इमरान खान की अना पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के मफादात, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से ज्यादा बड़ी हो गई है। तो लिहाजा वो उस अना को कायम रखने के लिए, अपने सियासी इक़्तिदार को कायम रखने के लिए
किसी भी चीज की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी की बलि चढ़ाई। असल ऑपोजिशन के पीछे जो हाथ था ना जी, वो उन गरीबों का हाथ था जो करियाने की दुकान पर इमरान खान के लिए बददुआ के लिए उठता है। वो हमें आगे प्रेशराइज करते हैं हमारे वोटर कि जनाब आप कुछ कर क्यों नहीं रहे, हमारा बेड़ा गर्क हो गया है, हम तबाह हो गए, हम भूखे हैं, हम बेरोजगार हैं। तो बैरूनी हाथ कोई नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के गरीबों के हाथ है अपोजिशन के पीछे। शैलेश साहब जी आपकी बात हाफिज साहब एक छोटी सी बात, हाफिज साहब प्लीज एक छोटी सी सिर्फ बात, आप प्लीज ये जरा अपना एक क्लिप निकाल के अगले शो में दिखा दीजिएगा कि ये बात किसने कही थी कि अपनी पाकिस्तान की सालमियत के लिए, सॉवरेनिटी के लिए और आजाद खारजा पॉलिसी के लिए हम पाकिस्तानी घास खाएंगे। बस ये आप निकाल लिया, किसने कहा था? ये इमरान खान ने नहीं कहा था। जी शैलेश साहब आपकी बात। पहले तो मैं इनको तारीफ दुरुस्त कर दूं, चेयरमैन के साथ कश्मीर के पिछले इलेक्शन में मैं हर जगह साथ थी। मोदी के यार को एक धक्का और दो गद्दार नहीं था। पहले तो इनको सही कर चैलेंज कर दे, मुसाफिर हो जाएंगे। दूसरी बात जो है वो ये है कि बीबी आप हमें बताएंगी कि हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। कोई एक बल्दियाती इलेक्शन तो बता दो, जो और कोई एक जिमनी इलेक्शन तो बता दें जो आप लोग ने जीता हुआ। और डक्का में भी पता है कि अपनी क्या कारकर्दगी है, और गिलगित बल्तिस्तान में भी जिस तरह पैसे बैठे और कश्मीर में वो सबको पता है। और अभी जिस तरह इलेक्शन कमीशन की जा के वायलेशन की है वो भी सबने देखी है। तो हम हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार है, लेकिन ये पाकिस्तान है, कोई खाला जी का घर नहीं है कि मैंने दफा देखा है ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ऐसे नहीं चलता है। आप लोग इम्प्रेस हो सकते हैं, यहाँ पे कोई इम्प्रेस नहीं है उनसे। और सीधी बात यह है कि आप ना माने, लेकिन मोदीज ने पिछली दफा कितना है वो इजहार किया है कि पाकिस्तान का तजारती खसारा, और तजारती खसारा जब भी बढ़ता है जब एक्सपोर्ट के मुकाबले में इंपोर्ट ज्यादा हो। अपना बजट खसारा भी देखें। और रही बात ये कि भुट्टो बनने की कोशिश ना करें, और भुट्टो का रास्ता जो है उसको फांसी से गुजरना पड़ता है, तो दीवार टूट जाते हैं फौरन। दूसरी बात ये है कि आपने दिया क्या? शानदाना साहब अगर ये किसने कहा था कि घास खाएंगे और ये करेंगे, वो इशारा बिल्कुल कहा था। और उन्होंने एक अपने मुल्क को आइन दिया जिसके आप पीछे पड़े हुए हैं। हमने 18वीं तरमीम दी जिसके आप शदीद दुश्मन है। अब भुट्टो याद आ रहा है, इससे पहले तो इनके सारे लोग जो थे ना, वो जिसका नाम है शहबाज जाली, जो सिंसियर तरीन इनका नुस्खा है, जिसकी वजह से सारे लोग इन्होंने हमेशा नजरअंदाज किए। उसने तो कहा था कि वो भुट्टो ने आइन बनाया, 4 घंटे बाद यूं कर दिया। अरे अकल कुछ वो कैसे प्रोफेसर हो, असेंबली में भी 2/3 मेजोरिटी जो है वो आइन को चेंज किया जाता है, उसकी अमेंडमेंट की जाती है। तो ये अभी 15 दिन तक पहले भुट्टो को क्या कर रहे थे, अब भुट्टो के पीछे छुप रहे। ये खत जो है ये असेंबली को कभी भी ये इख्तियार है कि वो लोगों को गद्दारी का सर्टिफिकेट दे, ये नहीं याद रखना। शैलेश साहब मैंने प्रोग्राम कंक्लूड करना है, सिर्फ खुर्रम साहब पंजाब के अंदर उस पर आप कमेंट कर लें तो फिर मैं शानदाना का कमेंट ले लूंगा। पंजाब में जो कुछ हो रहा है सूरत है, एक दफा एक गैर आईनी डाका मारने की कोशिश हो रही है कि हमारे जो मेंबरान हैं उनको आइन शिकनी के जरिए उनको सस्पेंड किया जाए ताकि वो वोट न डाल सकें। उनका वोट डालने का हक एब्सोल्यूट है और ये बड़े संगीन नताइज होंगे अगर उनको वोट डालने से रोका गया। आखिरी बात है, अगर कोई बैरूनी साजिश हुई है इस मुल्क में तो उसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसकी गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग के सबूत पिछले 8 साल से कौम के सामने आ रहे हैं कि किस तरह गैर मुल्की लोगों से, जिसमें यहूदी भी शामिल है, जिसमें हिंदू भी शामिल है, वो किसी भी मुल्क के शहरी हो, उनसे फंडिंग तो तहरीक इंसाफ ने ली है। अगर कोई बैरूनी साजिश हुई है पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की हाकमियत में, उसका नाम इमरान खान है। शानदाना साहब लास्ट कमेंट जी प्रोग्राम में, क्योंकि वक्त खत्म हो गया, कि पंजाब के अंदर आप क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से, वहां पे भी वोटिंग नहीं होने दे रहे? हाफिज साहब मैं यही तो कह रही हूँ ना, दो बातें प्लीज दोनों सुने। नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन के तबाही का गम है, लेकिन जो लोगों को खरीद रहे हैं उसको किसी का गम नहीं है, वो कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल है क्योंकि हम तो यही चोर करप्ट कौम। और दूसरी बात, मैम ने बात की, अगेन उन्होंने भी आइन की बात की, आइन की धज्जियां उड़ गई। माजरत के साथ एक जर्नलिस्ट, और हाफिज तारिक साहब आप कैसे जर्नलिस्ट है कि आपको इससे फर्क ही नहीं पड़ता, नाजिम जो क्यों टुकड़े टुकड़े होके इनके घर से निकलते एक MPA के और ये उसको इज्जत देते और फूल पहनाते, तो माजरत के साथ ये है पुराना पाकिस्तान आपके सामने। इनका कोई नैरेटिव नहीं है, कोई बयानिया नहीं है, माजरा के साथ
पाकिस्तानी इनके गुलाम है, और जब तक इमरान खान जिंदा है और हम जिंदा है ऐसा कभी नहीं होने देंगे। पुराना पाकिस्तान कभी नहीं आने देंगे। ये हम सबका पाकिस्तानी है। पाकिस्तान है, हम बेगर्स नहीं है, हम बेकारी नहीं है, और हम अमेरिका के वेंटिलेटर पे नहीं है, हम खुददार कौम है। शुक्रिया। जी खुर्रम साहब, लास्ट सेंटेंस सर। जिस पार्टी ने और जिसके लीडर ने पाकिस्तान को एटमी ताकत डिक्लेयर किया हो, हिंदुस्तान की आंखों में आंखें डालकर, अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर, अमेरिका की 5 अरब डॉलर की रिश्वत ठुकराकर हमें और मोहम्मद नवाज शरीफ को किसी से किसी भी किस्म का हिब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। पाकिस्तान की एटमी ताकत, जब तक पाकिस्तान इंशाअल्लाह कायम रहेगा क़यामत तक, तब तक एटमी ताकत के साथ नवाज शरीफ का नाम लिखा रहेगा, हिब्बुल वतनी का नाम लिखा रहेगा, पाकिस्तान की गैरतमंदी का नाम लिखा रहेगा। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया, शानदाना साहिबा, शैला साहिबा, तमाम मेहमानों का। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।